18 मार्च 2025 मेरठ। मुस्कान रस्तोगी जब अपने मायके पहुंची तो उसके दिल में एक ऐसा राज दबा था जिसकी कल्पना शायद उसके माता पिता ने कभी नहीं की थी। दरवाज़ा खुलते ही मुस्कान अपने माँ से गले लगकर रोने लगी। उसके कांपते होठों से निकले शब्दों ने उसके माता पिता की दुनिया ही बदल दी। मुस्कान ने कहा, सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही परिवार ने की है। मुस्कान के पेरेंट्स को अपनी बेटी की बातें किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन सच का सामना करना जरूरी था। दर्द और सदमे से भरे मन के साथ उन्होंने तय किया कि सौरभ के मर्डर की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी होगी। तीनों फौरन थाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मुस्कान के फादर ने उससे सारी बातें जानने की कोशिश की ताकि पुलिस के सामने पूरा मामला सही सही रखा जा सके, लेकिन तभी मुस्कान ने कुछ ऐसा बोला जिससे उनकी रूह कांप गई। आखिर मुस्कान ने अपने माता पिता से ऐसा क्या कहा और उसके बाद ऐसे कौन से चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने हालात इस कदर बदल दिए कि अब मुस्कान के अपने माता पिता ही उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रियलिटी। कहानी की शुरुआत होती है 2016 में। मेरठ का रहने वाला सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में था और अक्सर फॉरेन ट्रिप्स पे रहता था। उसी साल उसकी ज़िंदगी में मुस्कान आई। एक संयोग भरी मुलाकात और पहली ही नज़र में सौरभ को मुस्कान से प्यार हो गया। जब मुस्कान ने सौरभ का प्रोफाइल देखा, वो भी उसकी तरफ खींचने लगी। जल्द ही दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस रिश्ते के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सौरभ की फैमिली। वो इस शादी के अगेंस्ट थी, लेकिन मुस्कान और सौरभ इतना आगे बढ़ चुके थे कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में शादी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद सौरभ लंदन वापस चला गया, जहां वो पोस्टेड था। मुस्कान मेरठ में ही रही। कुछ टाइम बाद सौरभ फिर भारत लौटा, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो मर्चेंट नेवी में नहीं था, बल्कि लंदन में एक बेकरी की दुकान पर काम कर रहा था। इस खुलासे के बाद सौरभ और मुस्कान के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और कुछ महीनों बाद उनका रिश्ता फिर नॉर्मल हो गया। देखते ही देखते 2019 तक 3 साल बीत चुके थे। इस दौरान उनकी एक बेटी भी हुई। बेटी के जन्म के बाद परिवार से टूट चुका रिश्ता धीरे धीरे फिर जुड़ने लगा, लेकिन सौरभ अब पूरी तरह अलग हो चुका था। वो मेरठ के ही एक किराए के मकान में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। सौरभ का ज़्यादातर टाइम फॉरेन में बीतता। वो साल भर में 9-10 महीने बाहर रहता और सिर्फ 2-3 महीने के लिए मेरठ आता। इसी बीच मुस्कान की जिंदगी में एक पुराना चेहरा फिर से लौट आया, साहिल शुक्ला। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुस्कान के एक स्कूल फ्रेंड ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जिसमें पुराने स्कूल के दोस्त फिर से जुड़े। साहिल, जो कभी मुस्कान के साथ 8वीं क्लास तक पढ़ा था, इस ग्रुप में जुड़ते ही उसके साथ बातचीत करने लगा। स्कूल के बाद पहली बार मुस्कान और साहिल की मुलाकात मेरठ के एक मॉल में हुई, जहां व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों का एक गेट टुगेदर रखा गया। और इसी गेट टुगेदर के बाद साहिल और मुस्कान के बीच एक नए रिश्ते ने जन्म लिया। वहीं दूसरी ओर 2019 में सौरभ अपने काम पे वापस लंदन चला गया। सौरभ की एब्सेंस ने मुस्कान और साहिल को और करीब ला दिया। साहिल और मुस्कान के बीच का रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता रहा और मुस्कान के घर भी साहिल का आना जाना शुरू हो गया। मकान मालिक ने भी उन्हें कई बार देर रात तक साथ देखा। एक बार तो उसने दोनों को ड्रिंक करते हुए भी देख लिया। उसे ये अजीब लगा, आखिर ये लड़का कौन है जो मुस्कान के घर इतनी देर रात तक रुकता है। 2 साल लंदन में बिताने के बाद 2021 में सौरभ इंडिया लौट आया, लेकिन इस बार उसका घर वैसा नहीं रहा जैसा वो छोड़कर गया था। मकान मालिक ने उसे बुलाया और एक सच बताया। उसने कहा, तुम्हारी एब्सेंस में एक लड़का यहाँ आता था। मैंने उसे कई बार तुम्हारी बीवी के साथ रात में शराब पीते हुए देखा है। सौरभ के कान सुन पड़ गए। उसने तुरंत मुस्कान का फ़ोन उठाया और साहिल के साथ हुई चैट्स पढ़ी। उसे अब सब समझ आ चुका था। मुस्कान और साहिल के बीच जो था वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी। गुस्से में उसने मुस्कान से सवाल किए, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान झगड़ने लगी। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच बहस होने लगी और हालात इतने बिगड़ गए कि सौरभ ने आखिरकार तलाक लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद मुस्कान ने अपनी शादी बचाने के लिए एक चाल चली। उसने सौरभ को झूठा दिलासा दिया कि अब वो साहिल से कभी बात नहीं करेगी। दूसरी तरफ सौरभ ने भी अपनी बेटी की खातिर तलाक न लेने का फैसला किया। कुछ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर 2021 में सौरभ विदेश चला गया। सौरभ की एब्सेंस में मुस्कान और साहिल ने अपने रिश्ते को कायम रखा।
साहिल शुक्ला की अगर बात करें तो वो बचपन से ही अंधविश्वासी था। उसकी सोच पर सबसे गहरी छाप उसकी माँ की मौत ने छोड़ी थी। माँ के गुजर जाने के बाद भी वो मानता था कि आज भी उसकी माँ किसी न किसी रूप में उससे जुड़ी हुई है। उसके घर में कई ऐसी चीजें थी जो अंधविश्वास और आत्माओं की मौजूदगी की ओर इशारा करती थी। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। धीरे धीरे जब मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ी तो मुस्कान को इस अंधविश्वास की भनक लग गई। उसे समझ आ गया कि साहिल के दिमाग पर उसकी माँ की यादों का कितना गहरा असर है, और फिर उसने एक ऐसा खेल खेला जिसने साहिल की सोच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। मुस्कान ने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम लिया। उस नंबर से उसने एक नया स्नैपचैट अकाउंट बनाया। नाम था साहिल की माँ का। अब वो साहिल से उसकी ही माँ बनकर बात करने लगी। धीरे धीरे उसने साहिल को ये विश्वास दिला दिया कि उसकी मरी हुई माँ आज भी उससे बात कर रही है, उसे देख रही है और उसे सही गलत का रास्ता दिखा रही है। ऐसा करके मुस्कान साहिल से वो सब करवाने लगी जैसा वो चाहती थी। उसने साहिल की माँ के अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजने शुरू किए। बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगी, उसे कभी छोड़ना मत, उसे धोखा मत देना। साहिल हर दिन ये मैसेज पढ़ता और उसका विश्वास और मजबूत हो जाता। उसे लगता कि उसकी माँ ही उसे मुस्कान के बारे में समझा रही है और उसे मंजूरी दे रही है। अब साहिल के मन में मुस्कान के लिए प्यार और भी गहरा हो गया। उसने तय कर लिया कि वो मुस्कान से ही शादी करेगा, किसी और से नहीं। 2 साल बाद 2023 में सौरभ लंदन से वापस घर आया। मुस्कान ने तुरंत साहिल से मिलना और बात करना कम कर दिया, जो कि उसके सोचे समझे प्लान का हिस्सा था। कुछ समय बाद उसी साल सौरभ फिर से लंदन चला गया, जहां वो एक बेकरी शॉप में काम कर रहा था। उसके जाते ही मुस्कान और साहिल एक बार फिर पहले की तरह मिलने लगे, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके थे। अब साहिल ने मुस्कान को नशे की लत भी लगानी शुरू कर दी। अगले 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। लंदन में सौरभ दिन रात मेहनत करता, कमाई करता और भारत में मुस्कान को पैसे भेजता रहा, लेकिन उधर मुस्कान उसी पैसों पर साहिल के साथ ऐश कर रही थी। अब हालात इस कदर बदल चुके थे कि साहिल के लिए मुस्कान को किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल हो गया था। वो मुस्कान को सौरभ की पत्नी के रूप में और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक दिन उसने साफ कह दिया, तुम सौरभ को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन फिर खुद ही अपनी बातों को ठुकराते हुए बोला, तलाक देने से क्या होगा, सौरभ तब भी आसपास रहेगा, वो हमारी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगा। एक ही रास्ता बचता है, सौरभ का मर्डर। मुस्कान भी सौरभ से छुटकारा पाने का मन बना चुकी थी। उसने ठान लिया सौरभ को रास्ते से हटाना ही होगा। साहिल खुश था। उसे लग रहा था कि बस अब मुस्कान उसकी होगी, वो शादी कर लेंगे और कोई उनके बीच नहीं आएगा। इसके बाद दोनों ने हत्या की योजना बनानी शुरू की। अब तक सौरभ भारत लौटा भी नहीं था, लेकिन साहिल और मुस्कान उसकी हत्या की तैयारी में लग चुके थे। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार करके उसकी जान ले ली जाएगी। लेकिन सवाल था, कौन सी बेहोशी की दवा सबसे असरदार होगी? इसका जवाब पाने के लिए उन्होंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। इसके बाद अगला कदम था हत्या के लिए हथियार। साहिल ने मुस्कान को बाजार जाकर 2 बड़े चाकू लाने के लिए कहा। मुस्कान दुकान पर गई और मुर्गा काटने का बहाना बनाकर 2 बड़े धारदार चाकू खरीद लाई। अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। पहला प्लान बना कि लाश को किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे। वैसे भी सौरभ के परिवार वाले उससे ज़्यादा करीब नहीं थे और सौरभ की शादी के बाद उन्होंने उससे नाता तक तोड़ लिया था। कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि वो लंदन में है या इंडिया में। बस लाश दफना दो और दुनिया को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन लाश को दफनाने के लिए कितना गहरा गड्ढा खोदना होगा, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इसके अलावा उन्हें ऐसी कोई सुनसान जगह भी नहीं मिली जहां लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जा सके। इसलिए उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने एक और खौफनाक तरीका सोचा। उन्होंने तय किया कि एक बड़ा ड्रम खरीदकर उसमें लाश के टुकड़े डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर देंगे। ड्रम पूरी तरह सील कर दिया जाएगा ताकि किसी को भी इसकी भनक ना लगे। अब सब कुछ तय हो चुका था, हत्या का तरीका, हथियार और लाश छिपाने का प्लान। बस अब इंतजार था सौरभ के भारत लौटने का। 28 फरवरी को मुस्कान और सौरभ की बेटी का जन्मदिन था। यही वजह थी कि वो खास तौर पर लंदन से मेरठ आने वाला था ताकि अपनी पत्नी और बेटी के साथ जन्मदिन मना सके। सौरभ ने मुस्कान को फोन पर बताया कि वो 24 फरवरी को भारत आ रहा है और 28 फरवरी में अपनी बेटी का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेगा। मुस्कान ने ये खबर साहिल को दी और दोनों ने तय कर लिया सौरभ की हत्या 28 फरवरी को ही की जाएगी। 28 फरवरी की रात बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच एक खतरनाक साजिश की शुरुआत हुई।
शराब पहले से ही तैयार थी, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई। बस सौरभ को एक घूंट लेने की देर थी और उसके बाद उसका अंत तय था। लेकिन सौरभ ने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। उसने मुस्कान से कहा, आज मैं नहीं पीऊंगा। मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरी साजिश धरी रह गई, क्योंकि बेहोशी की दवा उसी शराब में थी जिसे सौरभ ने छूने से भी मना कर दिया। पहली कोशिश नाकाम रही और उस रात सौरभ बच गया। अगले दिन साहिल और मुस्कान दोबारा मिले, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, अब क्या किया जाए। उन्होंने मौत की अगली तारीख चुनी, 3 मार्च। वजह थी उनकी बेटी का एग्जाम, जिसका पेपर इसी दिन था। मुस्कान ने प्लान बनाया कि पेपर के बाद बेटी को अपनी माँ के घर भेज देगी, ताकि घर में सिर्फ वो और सौरभ रहे। 3 मार्च के दिन मुस्कान ने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी बेटी को माँ के घर छोड़ा, जो पास में ही रहती थी। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, सौरभ और मुस्कान। रात गिरने लगी। मुस्कान को एक डर था कि कहीं इस बार भी सौरभ शराब पीने से मना ना कर दे, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने सौरभ का पसंदीदा खाना बनाया, कोफ्ते। उसने कोफ्तों में बेहोशी की दवा मिला दी। रात के 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी पलकें भारी होने लगी। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। अब खेल की असली शुरुआत थी। मुस्कान ने तुरंत साहिल को फ़ोन किया और घर बुला लिया। साहिल कुछ ही देर में घर पहुंचा। फिर उन्होंने चाकू निकाले। साहिल ने मुस्कान की तरफ देखा और कहा, पहला वार तुम करोगी, ये तुम्हारा पति है, वध तुम्हारे हाथों होगा। मुस्कान के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन वार नहीं कर पाई। तभी साहिल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, चाकू को सौरभ के सीने के करीब ले गया और एक झटके में वार कर दिया। तेज धार वाला चाकू सौरभ के सीने में उतर चुका था। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। साहिल का अंधविश्वास यहीं नहीं रुका। उसने सौरभ की दोनों हथेलियां काट दी, फिर सर को धड़ से अलग कर दिया। 2 बैग पहले से ही खरीदे जा चुके थे। एक में सिर और हथेलियां डाली, दूसरे में धड़। धड़ वाला बैग मुस्कान के बेड के नीचे छुपा दिया गया। दूसरा बैग लेकर साहिल रात के 3 बजे अपने घर की ओर निकल पड़ा। इधर मुस्कान उसी कमरे में थी, उसी बेड पर जिसके नीचे उसके पति का धड़ पड़ा था। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे में पसरा सन्नाटा उसे डरा रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने साहिल को फ़ोन किया और अपने डर के बारे में बताया। साहिल ने उसे तुरंत अपने घर बुला लिया। रात के सन्नाटे में मुस्कान साहिल के घर पहुंची। वहां दोनों सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही 4 मार्च को साहिल और मुस्कान बैग लेकर वापस घर आए। अब वक्त था लाश को हमेशा के लिए गायब करने का। साहिल ने मुस्कान से कहा, मार्केट जाओ और सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान बाजार गई और एक बोरी सीमेंट खरीद लाई, लेकिन साहिल ने कहा, एक बोरी से कुछ नहीं होगा और सीमेंट लाओ। मुस्कान दोबारा गई, फिर एक बोरी सीमेंट और लेकर आई। एक बड़ा ड्रम उन्होंने पहले से ही खरीद रखा था। अब उन्होंने लाश के 3 टुकड़े, सिर, धड़ और हथेलियाँ ड्रम में डाले। फिर सीमेंट की दोनों बोरियां ड्रम में पलटी, उसमें पानी मिलाया और पूरी लाश को ठोस सीमेंट के अंदर दफना दिया। फिर ड्रम का ढक्कन बंद किया और उसे उसी कमरे में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट के थ्रू ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच ऑर्डर किया, जिससे पूरे घर की सफाई की गई। शाम हो चुकी थी। मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक की और शिमला के लिए निकल गए। मुस्कान को पता था कि सौरभ के परिवार वालों को उसकी भारत वापसी की जानकारी थी, इसलिए उसने सौरभ का मोबाइल अपने पास रखा और ट्रैवलिंग के दौरान ही उसके भाई बहन को मैसेज भेजे, मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं, फिर मनाली और कसोल जाने का प्लान है। दूसरी तरफ से भाई बहन के जवाब आने लगे। मुस्कान और साहिल शिमला पहुंचे, वहां से मनाली गए और फिर कसोल। इस बीच होली के पास सौरभ के घर वालों ने फिर मैसेज किया, होली में आओगे? मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से जवाब भेजा, नहीं, हम अभी घूम रहे हैं, इस बार नहीं आ पाएंगे। 13 दिन बीत चुके थे। तारीख थी 17 मार्च। मुस्कान के पास जो 84,000 रुपये थे वो ख़त्म हो चुके थे। साहिल के पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी उड़ चुका था। मुस्कान जानती थी कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे निकालने का तरीका नहीं मालूम था। 17 मार्च को उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा कि सौरभ के खाते से पैसे कैसे निकाले जाएं। माँ हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, जब सौरभ तुम्हारे साथ है, तुम लोग शिमला मनाली घूम रहे हो, तो मुझसे पैसे निकालने का तरीका क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्या है? सौरभ से पूछो। तब मुस्कान के मुंह से निकल गया, सौरभ अब नहीं रहा, वो मर चुका है। ये कहते ही उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसी शाम वो वापस मेरठ अपने घर पहुंच चुकी थी। अगले दिन 18 मार्च दोपहर 4 बजे वो अपनी बेटी से मिलने अपने मायके गई, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने पहले रोते हुए सौरभ की मौत का झूठा कारण दिया और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए रास्ते में पूरा सच बताया।
स्टेशन में पहुंचकर मुस्कान के पेरेंट्स ने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस की एक टीम मुस्कान को लेकर उसके घर की ओर रवाना हुई और वहां पहुंचकर उसके घर में दाखिल हुई। उस टाइम साहिल घर पर था। घर में एक बड़ा और भारी ड्रम रखा था। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इतने में सौरभ का भाई भी वहां आ गया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल से कड़ी पूछताछ की। फिर पुलिस ने एक टेम्पो बुलाया और ड्रम को मुर्दाघर ले गए पोस्टमार्टम के लिए। मैकेनिक को बुलाया गया जिसने ड्रम को काटा और अंदर से पत्थरों को तोड़ा। अंदर से लाश के टुकड़े मिले, 2 हथेलियां, एक सिर, एक धड़ और दोनों पैर। जब ये सारी चीजें सामने आई तो मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। नाउ कम टू सम मीडिया रिपोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुस्कान का कहना है कि कविता रस्तोगी उसकी स्टेप मदर है, लेकिन कविता का खुद का कहना है कि वो मुस्कान की रियल मदर है। सेकेंडली, ये भी कहा गया है कि सौरभ लंदन से मुस्कान के साथ साथ मुस्कान के पेरेंट्स को भी पैसे भेजता था और उनकी ज्वेलरी शॉप खुलवाने में भी सौरभ ने फाइनेंशियली हेल्प की थी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टेटमेंट बाय सौरभ्स मदर। उनका कहना है कि मुस्कान का परिवार सौरभ के मर्डर में इन्वॉल्व है और उनकी ग्रैंड डॉटर यानी सौरभ की बेटी को ऑलरेडी सब पता है, बिकॉज शी सेड पापा इज इन द ड्रम। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सौरभ के भाई का भी यही कहना है कि मुस्कान की फैमिली इन सब में इन्वॉल्व है और उन्होंने लेबर को बुलाकर ड्रम को ठिकाने लगाने की कोशिश करी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली और उन्हीं मजदूरों ने पुलिस को इस मर्डर के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सो दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड वी विल कम बैक with part 2 after the final verdict. Thanks for watching and please subscribe to our YouTube channel for another grim reality.